कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और जो कह रहा है कि एक सर्कल अप्लाई करते हैं मॉड Z इक्वल टू 1। मॉड Z इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 है। किस तरीके से देखते हैं इसको, Z को आप कोई भी वेरिएबल पॉइंट x प्लस आई वाई लेट कर लीजिए तो आपको सर्कल नजर आ जाएगा। मॉड Z इक्वल टू 1 है, Z की जगह x प्लस आई वाई रखे तो आपको मॉडल्स तो निकालना आता है, अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 1। तो कुछ ऐसा सर्कल आपको नजर आने लगा। देखिए ध्यान से, आर्गेंट प्लेन पे ये कुछ सर्कल बन गया। ये 1 0 बनेगा क्योंकि रेडियस 1 है, ये -1 0 होगा, ये 0 1 होगा, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। बात ठीक। और Z1 Z2 Z3 इसके ऊपर लाई करते हैं, ये भी ठीक है। Z1 क्या है कि जिसका आर्ग्यूमेंट -π/4 है, यानी कि उसका रियल एक्सिस से रोटेशन -π/4, यानी कि आप इसके अंदर क्लॉकवाइज चल दीजिए, ये -π/4 बना और ये हमारा Z1 पॉइंट हो गया। सर्कल अप्लाई करता है तो डेफिनेटली मॉड ऑफ Z1 कितना है हमारा 1 ही होना चाहिए कि उसका रेडियस 1 होगा। आगे चले, आर्गुमेंट ऑफ Z2 0, यानी कि उसका रोटेशन रियल एक्सिस से ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, 0 है, यानी कि ये पॉइंट हमारा कहीं इस जगह है। ये हमारा वो वेक्टर है, या ये Z2 पॉइंट बनेगा ना, Z2 कह रहा है इसका रोटेशन यहाँ पे 0 है। और मैग्नीट्यूड तो मॉड ऑफ Z2 हमारा 1 ही है क्योंकि सर्कल पर ये पॉइंट 2 भी लाई करता है, दैट इज Z2। अब आर्गुमेंट ऑफ Z3 ओरिजिन से हमने देखा वो 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये रोटेशन 45 है और यहाँ पे कहीं Z3 पॉइंट है, ये मॉड ऑफ Z3 हमारा 1 बनता है। अच्छा, वैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, यही तो होता है कि Z इक्वल टू मॉड Z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होता है उसका रोटेशन यानी कि आर्गुमेंट, और मॉड Z क्या होता है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं। तो अगर मैं Z1 की बात करूं तो मॉड Z तो इसका 1 है ही, और रोटेशन कितना -π/4, तो रख देते हैं इसकी जगह कॉस -π/4 प्लस आई साइन -π/4। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता नजर आ रहा है क्योंकि बहुत ही आसान हो गया। Z1 कॉस -π/4 होगा 1/√2 और साइन -π/4 होगा 1/√2 माइनस का, और ये आई हो गया। Z1 हमारे पास मिल गया पूरी तरीके से। सिमिलरली Z2 भी हमें मिल जाएगा, मॉड Z2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, उसके लिए जितना इसका रोटेशन है वो लिख देंगे। तो Z2 का रोटेशन देखिए 0 है और मॉड ऑफ Z2 1 है ना, तो कॉस 0 प्लस आई साइन 0 लिख देते हैं, कॉस 0 प्लस आई साइन 0 लिख दिया। तो cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो Z2 हमारा पॉइंट। वैसे भी देखिए ये पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है 1,0, तो Z2 आ गया। सिमिलरली हम Z3 भी लिख सकते हैं, इसका रोटेशन है π/4, तो यहाँ पे cos π/4 आएगा प्लस आई साइन π/4, ये 1 ही आएगा, तो 1 तो आई 1/√2 प्लस i/√2 ये बन जाएगा Z3। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास Z1 Z2 Z3 आ चुकी है। निकालना क्या है कि सर ये वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा जो आएगा उसको कंपेयर करके यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारा Z1 Z2 बार, इसको लिख लेते हैं एक बार। ये लिख रखा है Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z2 Z3 बार और प्लस Z3 Z1 बार प्लस Z3 Z1 बार का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर भी देख लेंगे, होल स्क्वायर तो क्या चीज़ नहीं है। तो बताइए हमारा Z1 क्या था, Z1 था हमारा नीचे वाला था ना, तो वो 1/√2 माइनस i/√2 था। Z2 क्या था, Z2 था 1 प्लस 0i और उसका कंजुगेट 1 माइनस 0i आएगा, तो 1 प्लस 0i लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है। Z2 हमारा फिर वही 1 प्लस 0i, फिर Z3 क्या था जो π/4 ऊपर गए थे, तो 1/√2 प्लस i/√2 का बार, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉन्जुगेट है ना, कंजुगेट से आई के आगे वाला साइन चेंज हो जाता है। फिर Z3 1/√2 प्लस i/√2 और Z1 बार
Z1 बार था 1/√2 और इसके अंदर बार है। अच्छा Z1 तो माइनस में आया था तो ये प्लस में आ जाएगा, बार है तो I/√2। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। तो बस हमें तो मल्टीप्लाई करना है सिंपली, और जो है ये देखना रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। तो ये तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे केवल आपको 1/√2 और -1/√2 आई ही मिलेगा। ये भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/√2 माइनस I/√2 ही मिलेगा। प्लस इसके अंदर ये आई था ना, तो a+b और a+b है ना, a+b था Z3, हाँ, और Z1 बार Z1 था ये ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा a² + b² और प्लस 2ab, 2a और b चलेगा। तो ये √2 ये सब कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर ही आ गया, ये भी कैंसिल हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो ये हो गया दिस प्लस दिस 2/√2 और दिस प्लस दिस 2/√2 आई, एंड वहां पे क्या बच रहा है हमारा, केवल आई है ना, केवल आई बच रहा है, लिख लीजिए आई। ठीक, अभी यहाँ पे कहाँ गए हम, अब ये देखो आई आई वाले मर्ज करते हैं और ये रियल पार्ट और इमेज पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बच गया √2i + आई, ये हो गया √2 और +1 - √2i, इसमें से मैंने आई कॉमन ले लिया। अब मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, तो a² + b² हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 1 - √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर अंडर भी तो आता है, दिस स्क्वायर तो ये 2 बन गया और अंडर का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2 + a² + b² - 2ab है ना, ये आ गया। तो ये बन गया आपका 4 × 5, 5 - 2√2, तो 5 - 2√2 हमारा आंसर आया। ये है हमारा 5 - 2√2। तो इससे हमें अल्फा कितना मिल गया कंपेयर करने 5, और बीटा कितना मिल गया हमें -2, अल्फा बीटा मिल गए। अब α² + β² फाइंड करना है आपको, ये है ना, तो α² + β² कितना हो जाएगा 25 + 4 यानी कि 29। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन ये वहाँ पर करने लायक था, इजी क्वेश्चन था, जिस बच्चों को बेसिक नॉलेज भी थी इसके बारे में कि जो है हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं, तो हम इस क्वेश्चन करने में यहाँ पे सक्षम थे, क्वेश्चन वहाँ हो जाना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, इसके अंदर 2 कर्व गिवन है, एक तो स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल और उसका इंटीरियर रीजन भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इक्वेशन का आइडिया नहीं हो पा रहा कि वो क्या बनेगी, तो उसके अंदर z की जगह उसको कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए x + i पे रख लीजिए, तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा कि वो इक्वेशन क्या बन रही है, और जो कि आप जानते भी हैं। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ z की जगह हम x + i y पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 जो कि z × 1 + i + z बार इंटू 1 - i = 4 लिखा है। तो यहाँ पे z की जगह हमने x + i y रखा और 1 + i प्लस z बार क्या बन जाएगा x - i y, हम i के फ्रंट में साइन चेंज कर देते हैं और 1 - i = 4। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करो, x इमेजरी पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो -y मिल जाएगा। तो यहाँ तो रियल पार्ट पूरा मिल गया। इसी तरह से अगर आपको इसका रियल पार्ट देख रहा है, तो इसका x ये मिलेगा आपको, और इससे +i²y, तो -y और मिल जाएगा आई थिंक, है ना। तो ये तो रियल पार्ट आ गया, प्लस आई। इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा, वो तो 0 मिलना चाहिए, = 0, 4 + 0 आई, वो कंपेयर करूँगा ना मैं, फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपको इमेजिनरी पार्ट को चेक करना है, तो एक रियल और एक इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ मिलेगा आपको x i, जो कि मैंने i तो पहले ही कॉमन ले रखा है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा केवल y। ठीक, फिर यहाँ पे आप x को एक i वाले से मल्टीप्लाई करें, मतलब रियल को इमेजिनरी वाले से, तो -x मिलेगा, i तो बाहर ले रखा है, और एक इसको मल्टीप्लाई करें तो -y मिलेगा। मैंने कहा था ये 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 0 बना लेंगे। ऑन कंपेयरिंग यहाँ से मिल गया 2x - 2y, जो कि रियल पार्ट है, इट शुड बी 4, यानी x - y = 2। तो हमने आपसे कहा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं a बार z + a z बार + b = 0,
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए यहाँ पे अगर ये z है तो ये a बार का काम कर रहा है, ये z बार है तो ये a का काम कर रहा है। देखिए इसका बार यही बनेगा और ये z है, ये z बार है, इसको इधर ले आएंगे तो रियल नंबर होता है, तो b है यहाँ पर, b यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, a और z क्या है हमारे यहाँ पे इमेजनरी, z इसके अंदर वेरिएबल और a कोई फिक्स नंबर होता है। ठीक है, हमने तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो हमें वैसे ही पता होता है z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, पर फिर भी अगर हम चाहते ही हैं कि नहीं हम तो इसे एक्चुअल फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो z की जगह हमने x प्लस आई पे रखा -3, अभी इक्वलिटी के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा रियल तो हो गया x माइनस 3, इमेजिनरी हो गया आई वाई। तो इसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा, मॉडुलस जो बनेगा वो ये बनेगा, अंडर आएगा, स्क्वायरिंग कर लिया ये, तो ये क्या हो गया सर्कल विद सेंटर 30 एंड रेडियस कितना बन गया हमारा इसका 1, ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, तो सर्कल भी ड्रॉ किया जा सकता है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं विद रेडियस सेंटर 30। एक काम करते हैं 30 लाना है ना सेंटर, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं फिगर को, हाँ, और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं विद सेंटर 30 और रेडियस 1, तो यहाँ पे कहीं 3 ले लिया और रेडियस 1 का हमने यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, यहाँ पे 1 कहीं आएगा और ये सर्कल ड्रॉ हो गया रेडियस 1 का। और थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ये इस तरह से कहीं सर्कल बन गया, अरे बड़ा ही बना लो यार, जगह तो बहुत है ना, रेडियस 1 का सर्कल बनाना है, ये हमने सर्कल बना दिया, चलेगा। यहाँ पे कि सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो ये 30 हो गया और रेडियस इसका बन गया 1, तो यानी कि ये क्या पॉइंट होगा 4,0, इससे एक पीछे चलोगे तो 2,0, यहाँ कहीं 1 आ रहा होगा, यहाँ कहीं 0 आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह तुम्हारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन -2 इक्वल टू 1, तो इंटरसेप्ट इसका कितना है 2 ऑन x एक्सिस, यानी यहीं से पास हो रही होगी है ना, और y पे -2, यानी इस तरीके से कहीं सर्कल स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, ये हमने बना लिया। अब एक काम और करो और क्लियर कर लो कि भाई एक पॉइंट तो 20 है इसके ऊपर सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट और निकाल ले, तो इनको साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हम यहाँ से x माइनस 2 इसमें रख देते हैं, y की वैल्यू x माइनस 2 रख दी यहाँ पे। ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा तो उनका पॉइंट टू इंटरसेक्शन मिल जाएगा, एक 2,0 आना ही आना है, तो स्क्वायरिंग करो तो 2x स्क्वायर यहाँ से मिलेगा है ना, प्लस अच्छा x कितने मिलेंगे माइनस के 6 और माइनस के 4, यानी माइनस के 10x। ठीक है, माइनस के 2ab और 2ab, तो 10x हो गया, ये 9 और 4 13, उधर से एक आएगा तो माइनस प्लस के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 6 आ गया, तो 3 2 जा 6, ऐसा फील भी आ रहा था कि 2 तो आएगा ही, पॉइंट साफ साफ दिख ही रहा है, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, तो एक तो पॉइंट आएगा 2,2 रखेंगे, x को 2 रखेंगे तो y 0 साफ दिख रहा है ना, 2 कट जाएगा, और x को अगर हम 3 रखेंगे तो 3 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये 3,1, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, यानी बिल्कुल रेडियस ये 3,1 आ गया, ये 2,0 आ गया, तो कन्फर्म में 90 ही बनेगा है ना, क्यों रेडियस है परपेंडिकुलर आएगा, क्यों 3,1 के मतलब बिल्कुल इस तरह से आके टिल्टेड नहीं आएगा है ना, क्योंकि आप ये भी देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये हमारा एक तरीके से क्वार्टर बन गया सर्कल का, और हमारे 2 रीजन डिवाइड हो गए। अच्छा, इसमें सर्कल ये जो रीजन है क्या दे रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन का मतलब क्या है इनसाइड द सर्कल, और इस लाइन ने इस रीजन को एक छोटा वाला पार्ट ये और एक बड़ा वाला पार्ट ये इसमें डिवाइड कर दिया, तो एक इनमें से कोई भी अल्फा ले ले, क्यों दूसरा बीटा, क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो चाहे बीटा में से अल्फा सब्ट्रैक्ट हो चाहे अल्फा में से बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए मुझे, ये जो एरिया है जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ध्यान से देखो ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, तो साफ है कि क्वार्टर सर्कल जो कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, आर कितना 1, उसमें से आप ये ट्राइंगल का एरिया हटा दो, और ये लेंथ कितनी है 1 और ये भी कितनी है 1, तो माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, चलेगा। तो ये तो इसको बोल देते हैं अल्फा, तो ये हो गया अल्फा हमारा π/4 - 1/2, ये हमारा अल्फा मिल गया। अब बीटा की बात करते हैं तो बीटा तो पूरे सर्कल में से अल्फा को हटा दो, वो वाला सेगमेंट हटा देते हैं, तो बीटा हमारा बनना चाहिए आई थिंक
पूरे पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया हटा दीजिए, ये कितना है पाई बाई 4 माइनस 1/2। तो यहाँ से आपका रिजल्ट मिल जाएगा बीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 4, और ये बनेगा प्लस हाफ। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज पाई बाई 4 माइनस 1/2, और बीटा की वैल्यू ये है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पाई बाई 4 साइन चेंज हो जाएगा, तो पाई बाई 4 में से 3 पाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4 बच जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाई 2 बच जाएगा ना, और -1 बच जाएगा। मैग्नीट्यूड लेना है इसका, मॉडुलस लेना है, तो पाई बाई 2 प्लस 1, तो इस तरह से हमारा पाई बाई 2 प्लस 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो देखिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, वहाँ पे डुएबल था, और टाइम में भी किया जा सकता था, जितना टाइम रिक्वायर्ड किसी क्वेश्चन के लिए मिलता उतने में ये क्वेश्चन वहाँ बन सकता था। कॉम्प्लेक्स नंबर, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक रिलेशन गिवन है जेड के साथ, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, ये सर्कल का इक्वेशन है वैसे, और अगर हमें नहीं पता पड़ता तो वही एक ही तरीका, वहाँ पर जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखेंगे और हम जो है सर्कल अपना प्रॉपरली फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखा और यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन निकाल ली। तो मॉडुलस को हम जानते हैं, अगर मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 लिखा है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 में, ये तो हमें नोन है। तो हमने सबसे पहले z की जगह स्प्लिट भी कर लिया, और z की जगह x माइनस आई वाई बनेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे z बार लिखा है माइनस आई, और 3 को इधर ले आते हैं और उसको स्प्लिट करके उधर भी ले आते हैं, 2 ये हो जाएगा z बार है, फिर x माइनस आई वाई और +1 बन जाएगा, 1 नहीं आई बन जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस को स्प्लिट भी कर लिया, उधर भी ले गए इधर भी ले गए, और हम अब स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं, तो 9, और यहाँ पे रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी, मॉडुलस भी ले रहे हैं, इमेजनरी पार्ट क्या बनेगा, दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा, दिख रहा होगा, और ये हो जाएगा 1i+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस करेंगे तो प्लस ही बन जाएगा। तो मैंने मॉडुलस भी ले लिया, उसका स्क्वायर भी कर लिया, 2 काम यहाँ पे हो गए। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, रियल पार्ट के नाम पे 2x मिलेगा, तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा, माइनस का 2y, आई बाहर आ जाएगा, और माइनस का प्लस का 1, तो प्लस का 1 पहले लिख लेते हैं आई की तरफ से, और -2y आएगा, और आई स्क्वायर कर देंगे ना, मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर कर लिया, और हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड भी कर लिया, तो इसकी वजह से यहाँ 9 दिख गया। ठीक है, अब कितने एक्स स्क्वायर आएंगे, ठीक है, ये मॉडुलस नहीं है, अब नॉर्मल ब्रैकेट है। अब आगे चलते हैं, ये 4x स्क्वायर है 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5x स्क्वायर। अब कितने वाई स्क्वायर आएंगे, यहाँ से 9y स्क्वायर आएगा, यहाँ से 4y स्क्वायर आएगा, तो इधर लाएंगे तो फिर से 5y स्क्वायर आएगा। सर्कल का इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम आते हैं, तो वो आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ से 2y आएगा, तो 2 और एक 9, तो 18y मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4y, तो 4y इधर आएगा, तो इधर आके -4y हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस का 4y बनेगा तो प्लस का 4y आ जाएगा इधर आके, ये भी ठीक है। हाँ जी, अब कांस्टेंट पे आ जाइए, तो यहाँ से 1 और 9, तो 9 मिल जाएगा, और यहाँ से 1 ही मिलेगा और वो माइनस का मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सर्कल की इक्वेशन हो गई 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। सभी को देखो ये तो करके देखना ही पड़ेगा, कितने भी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं, यहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। ये आ जाएगा 22y प्लस 8, और अब 5 से डिवाइड करके इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 22/5y और प्लस 8/5, ये हमारा फाइनली सर्कल ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक, अब इसने क्या कहा कि सी इसका सेंटर है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या है देख लेते हैं एक बार, ट्राइंगल भी थोड़ा हल्का सा ड्रॉ ही कर लेते हैं, एक तो ओरिजिन है, एक तो वर्टिसेस, और एक सी है, तो सी तो हमारा सेंटर, इसका कितना मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोफिशिएंट वाई 22 है, तो -11/5 आ जाएगा, माइनस जी माइनस एफ होता है ना। और रेडियस की बात अभी नहीं जो पड़ती तो छोड़ो, ऐसे लिख लेते हैं, तो माइनस ये आ जाएगा 0 और -11/5, ये कहीं यहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया, एक सी ये मिल गया हमें, और अल्फा कॉमा 0 इज
अल्फा कॉमा जीरो। अब अल्फा कहीं भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव पे नहीं जाता क्योंकि एरिया की बात हो रही है, तो ये वाला हमें ट्राइंगल मिल जाता है। और इसका एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल सकता है, आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो एरिया में निकल गया हाफ, बेस कितना, किसी को ले लो अल्फा ले लो, मॉडल्स तो लेना है इनटू हाइट, इसको भी तुम मॉडल्स लेना तो 11/5 ही लिख लो। और इसके पूरे में मॉड है, एरिया मॉडल्स के लिए साथ लिखा था, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, अल्फा स्क्वायर। एरिया ट्राइंगल हुज व्हाट इज दिस इज 11। अच्छा ये 11 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई, 11 से 11 कट जाएगा, 10 आ गई है ना। तो आपको तो अल्फा स्क्वायर निकालना है, वैसे अल्फा तो ±10 आएगा, लेकिन क्योंकि अल्फा स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्टली आपको 100 मिल जाता है। तो कम समय में करने वाला आसान क्वेश्चन। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस, तो यानी कि आपको ऐसे जेड बताने हैं जो इन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि आपको जेड बताने वो कितने आएंगे जो इन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें, तो यानी कुल मिला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो देखो तरीके तो इसके अंदर यूलर फॉर्म से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका ही यूज़ करता हूँ हमेशा, जैसे जेड जे एक्स प्लस आई वाई रख के, उससे भी क्वेश्चन हो जाता है। हो सकता है कि 1 मिनट ना लेके 1.5 मिनट ले, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा। और देखो तरीके दोनों ही पता होना चाहिए, पर मैं एक तरीका यहाँ पे अभी यूज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जेड को यूज़ करा एक्स प्लस आई वाई, जो कार्टिजियन फॉर्म होती है उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से पहली इक्वेशन हमें क्या दे देती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारी एक मिल गई, बस एक इक्वेशन और चाहिए एक्स वाई में, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। हमने यहाँ पे जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखा, तो जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई प्लस जेड। अच्छा एक काम करो ना, अभी क्यों रख रहे हो, पहले इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये जेड बार का स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, जेड जेड बार मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। यहाँ मॉडुलस है तो मैं इसको स्प्लिट भी कर लेता हूँ, जेड बार का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू, इस तरह से मॉडुलस के अंदर स्प्लिट हो जाता है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जेड जेड बार होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर, तो क्यों ना इनका यूज़ करें। तो जैसे मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा जेड जेड बार का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसे उठा के उधर राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, है ना। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब मॉड जेड तो हमारा 1 है, तो इसको 1 ही यूज़ कर देंगे। तो यहाँ से केवल हमारे पास क्या आया, इसको भी हटा दो यहाँ से, रिमूव करो, है ना। तो ये डस्टबिन में डाल दिया हमने। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा जेड स्क्वायर, जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, प्लस 2xy। और जेड बार में यहाँ माइनस आएगा, उसका स्क्वायर करना है, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और -2xy आएगा ना, -2xy आएगा। तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई, और ये इक्वल टू 1 है ही। तो यहाँ से इक्वेशन और बन जाएगी, ये मिलेगा, रियल पार्ट को जोड़ लो, 2x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए बेटा, 2y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर हो गया, और ये हो गया कैंसिल, और प्लस 0 आ गया एक तरह देखा जाए तो, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड आप समझते हैं, ये तो खुद ही कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस, इसे में मेजर पार्ट तो रहा नहीं, इक्वल टू 1। तो मॉडुलस, जब मॉडुलस एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको +1 और -1 दो वैल्यू मिलेंगी, एक बार +1 मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अब हमें इस इक्वेशन को इक्वेशन साथ सॉल्व करना है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपको 4 सॉल्यूशन मिलने चाहिए। अगर इसको सॉल्व करें तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक काम करते हैं, इसको 1/2 ले आते हैं, यहाँ से 2 हटाते हैं ना, यहाँ से 2 हटा के इसको 2 को नीचे ले आते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं इसको, तो हमें सॉल्व करना आसान दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसको इस साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से 2x स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, ऐड कर दिया 3/2, तो एक्स स्क्वायर मिल गया 3/4, यानी x की वैल्यू आ गई ±√3/2। तो अब खुद सोचिए, अगर मैं x को +√3/2 लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को रखा मैंने प्लस का √3/2, प्लस का √3/2 से क्या मिलेगा, ये 1 माइनस 3/4, इट मीन्स
1/4, ये किसकी वैल्यू, वाई स्क्वायर की, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, +-1/2। ठीक। सिमिलरली अगर मैं x को -√3/2 रखूँगा तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, +-√3 यानी कि 1/2 यही आ जाएगी ना √3/2 रखने पर। तो 4 सॉल्यूशन तो मैं यहाँ से नजर आ रहे हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला लेके, एक प्लस वाला एक माइनस, 4 सॉल्यूशन यहाँ से नजर आ गए। अब इसी इक्वेशन को 1 को फिर इसके साथ सॉल्व करें तो x² + y² इक्वल टू यहाँ 1 मिला, इनको ऐड करें तो 2x² मिल जाएगा हाफ, तो यहाँ से x² कितना मिल जाएगा 1/4, तो x की वैल्यू +-1/2 आ जाएगी। ठीक है, +1/2 रखा मैंने x को अगर मैं यहाँ पे +1/2 रखता हूँ तो y² की वैल्यू मिलेगी 1-1/4, यानी y की वैल्यू y² की वैल्यू 3/4, इसका मतलब y की वैल्यू मिलेगी √3/2 प्लस माइनस, तो +-√3/2 ये आ गया। लेकिन अगर मैं -½ भी रखूँगा तो -½ रखने से -½ का स्क्वायर 1/4 मिलेगा, तो इससे करस्पॉन्डिंग में हमें +-√3/2 ही मिलेगा। तो यानी कि 4 वैल्यू ये आ गई, तो टोटल 8 सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। तो कार्टेशियन से भी कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हाँ एक मेथड तो मैंने बता दिया। जनरली इस क्वेश्चन को लोग पोलर फॉर्म यानी कि जेड की जगह r e⁻θ यूलर फॉर्म से करते हैं, तो वो भी ठीक है, उससे भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक मेथड ये भी है और आसान है, बच्चों को इजीली समझ में आता है, तो इसको भी इंजॉय कीजिए, बढ़िया मेथड है। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक के न्यूटन्स फॉर्मूले का बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है। सबसे पहले हम इसके अंदर न्यूटन्स फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता था। ये आपने कई बार किया भी हुआ है, बस याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर ax² + bx + c = 0 कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे आपके इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो एक रिलेशन जो कि आप p अल्फा की पावर n और q बीटा की पावर n लेके चल सकते हैं। पी ओ क्यू कोई भी रियल नंबर है, और अगर आप इसे ए एन बोल देते हैं या कुछ लोग एस एन बोल देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पी एन बोल रहे हैं, कुछ भी बोले, ये आपका एक एन इंटीजर का काम कर रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर का। तो ये रिलेशन इसको किस तरह सेटिस्फाई करता है, किस तरह से कि ए इस x² की जगह आपने ए एन रखा, तो इस x की जगह आप रख दीजिए एक कम, यानी n है तो यहाँ पे रख दीजिए n-1। ठीक है, यहाँ पे an-1, और जो c के साथ यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में 1 नजर आ रहा है, उसकी जगह एक और कम करके an-2 भी लिख सकते हैं = 0। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, q नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, या मैं अलग से माइनस लिख के भी यहाँ दिखा रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों देखा कि यहाँ पे pn नजर आ रहा है, तो एक काम करें, इसको pn लिख दें। देखो जरा ध्यान से, तो वहाँ पर रिलेशन किस तरह से नजर आएगा, ये पी एन बनेगा, तो ये पी एन बना, तो अगले वाला एक कम कर लो और अगली बार एक और कम कर लो, Pn-2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ > 2 बनने वाली है, नेचुरल नंबर लेंगे हम। तो अब मैंने इसका क्या यूज करना है, ध्यान से देखो, Pn हमारा यहाँ पे क्या है, अल्फा की पावर n - बीटा की पावर n, ये हमने लिख लिया। तो P और Q की वैल्यू ये तो 1-1 है, और यहाँ पे Q ले लो, -1 ले लो, आपकी इच्छा है। ये इस तरीके से Pn हो गया। अब यहाँ पे 3, 4, 5, देखो ये ध्यान रखना, ये 3 कंजुगेटिव यहाँ पे इंडेक्स बनती है, लोअर इंडेक्स, ये ध्यान रखना 3 कंजुगेटिव बनेंगी। तो उसका यूज कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो 3, 4, 5 दिखा रहा है, फिर 4, 5, 6 दिखा रहा है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले अपनी इक्वेशन को लिख लेता हूँ, क्या है, दैट इज x² - ax - b। अब 3, 4, 5 की, अगर हम 3, 4, 5 की तरफ ध्यान दें तो मुझे लगता है 3, 4, 5 देखो नजर आएगा आपको यहाँ, 3, 4, 5 की तरफ ध्यान दें तो इससे बड़ा है 5, फिर से कम एक 4, फिर से कम एक 3। तो मैंने x² की जगह यहाँ पे p5 रखा, और x की जगह यहाँ 4 रखा, p4, और b के साथ जो कांस्टेंट बना है उसकी जगह p3 रखा। मैंने तो याद ही कर लिया, या फिर एक काम करो, यहाँ पे n की जगह आप यहाँ पे 5 डाल दीजिए, रिजल्ट वही बन जाएगा। तो मैंने तो ऐसे याद करा कि x की जगह p5, x की जगह p4, b के साथ जो कांस्टेंट था उसके p3, 5, 4, 3, याद करने का तरीका समझो। अच्छा, p5 हमें कितना की बना है, p5 है 11√7i - a, i मतलब वही आयोटा वाला है ना। अच्छा, फिर p4 कितना गिवन है माइनस, तो ये प्लस हो गया 3√7i, फिर p3 कितना गिवन है, ये माइनस का 5√7i, -5√7i। तो एक काम करें, √7i से डिवाइड कर देते हैं,
तो यहाँ पे केवल 11 नज़र आया, यहाँ 3a नज़र आया, और √7i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 5b = 0। तो एक क्वेश्चन निकल आ गया आपके 3a + 5b = -11। तो देखिए न्यूटन फॉर्मूले का यहाँ कितना इफेक्टिव यूज हुआ। अब मैंने अगला 3 का रिलेशन ढूंढा, वो यहाँ से स्टार्ट किया, 4 5 6 कॉन्टिन्यूस लेने 3 है ना, 4 5 6। तो फिर वही इस इक्वेशन हमने क्या रखा, अब की बार हमने x² की जगह 4 5 6 लिख रहा ना, 4 5 6, तो सबसे बड़ा 6 बना, तो x² की जगह p6 रखा, x की जगह p5 रखा, जो b के साथ कांस्टेंट 1 है उसकी जगह 4 रखा। ये जरूर सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि हमारा pn क्या है, दिस, और ये न्यूटन फॉर्मूले में यूज होता है। तो p6 की वैल्यू कितनी हमारी 45 √7i। देखिए हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। p5 की वैल्यू कितनी है 11 √7i, और p4 की वैल्यू कितनी है -3 √7i, तो -3 √7i = 0। फिर वही √7i से डिवाइड कर लेते हैं, तो 45 यहाँ बचा, -11a बचा, है ना, √7 तो कैंसिल हो गया, i भी कैंसिल हो गया, प्लस कितना बना 3b = 0। तो अब एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, 11a + 3b = -45। तो हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इनको ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल होगा, ये बनेगा 55b, और ये बनेगा ऐड किया तो +3, 3 × 9, तो 9 5 14 64 आ गया, 64b आ गया। और 11 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 121 आएगा, और इसको 3 से 45, 45 दूनी 90, 90 और 45, तो बनेगा 135 क्या, है ना, और ये भी माइनस का है, तो 6, और ये बनेगा 5, और ये 2, माइनस का 256, है ना, माइनस का 256। तो 16 से 16 चौके 64, और 16 से 16 बारी करता है, तो ये आ गया 4 चौक 16, तो आसानी बन गया। तो b = आ गया यहाँ पे -4। b को -4 किसी आसान सी इक्वेशन में इसी में रख लेते हैं ना, b को -4 रखा तो -20 -11, तो 3 हो गया, उधर जाए कितना 9, प्लस का तो a आ गया यहाँ से आपका 3, तो a और b मिल गया आपको। अब हमें क्या जरूरत थी कि सर हमें यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जो P4 है, P4 हमारे हिसाब से क्या बनेगा, n को यहाँ पे 4 रख के देखो, तो अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, ये तो हमें पता है ना। P4 कितना है हमारा -3 √7i, यहाँ से देख लिया। तो जल्दी लाने के लिए हम शायद इसको इसकी फॉर्मूले आ सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए होल स्क्वायर के फॉर्मूले में होता है ये। हम जानते हैं कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का जो स्क्वायर बनेगा वो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसमें माइनस लाओ किसी तरीके से, तो माइनस लाए, और यहाँ पे मिलेगा एक -2ab, और हमें लाना है +2ab, तो +4 हमने अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 कर दिया, चेक कर लो ये क्या बनेगा, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, और -2 अल्फा स्क्वायर, तो प्लस का वो बनेगा, तो सर प्लस का आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस की फॉर्म मिलेगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो रूट बन गया ये, मॉडुलस से नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 का होल स्क्वायर +4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। तो ये वैल्यू हमें डायरेक्टली नोन है, कितना है -3 √7i, -3 √7i की पावर 2, और +4, यहाँ से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये होता है हमारा c/a, तो ये हो जाएगा -b/1, यानी -b। तो जरा b देख लीजिए, b की, तो b था हमारा यहाँ पे -4, यहाँ से देखिए b -4 था, तो b को हमने यहाँ पे -4 रखा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 4, ठीक है 4, तो ये अल्फा बीटा की पावर 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा i², तो आपको माइनस देगा, ठीक है, ये प्लस देगा, तो ये बन जाएगा 9, और ये 7, है ना,
और प्लस ये कितना बनेगा 16 16 16 16 256 और 4 से मल्टीप्लाई और कर लो इसे, ठीक है। तो बन जाए 4 3 24 4 2 4 पंजे 20 और 2 22 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10 24 ये आ गया, ठीक है। आने दो 63 इसमें घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक यहाँ बच गया, 12 में 6 के 6 बच गया, 9 ये बच गया, तो ये बन गया 961। और ये तो स्क्वायर 31 का होता है, चाहे चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 31 आएगा। फिर भी आपका मन है तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 3 फिर 3 और ये 9, तो 169, तो शायद 31 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर 31 आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर न्यूटन्स फॉर्मूले का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसके अंदर ओरिजिन, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन 3 पॉइंट को लेकर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है और Z1 Z2 के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। Z1 तो हमें टोटली दे दिया है, लेकिन Z2 के बारे में रिलेशन कुछ ऐसे दिया कि हमें Z1 की तरफ से Z2 निकालना पड़ेगा। तो Z1 तो हमारा √3 प्लस 2 √2 आई है, तो इसको तो हम ट्रेस कर सकते हैं, है ना। आगे प्लेन पे हमें आइडिया हो जाएगा ओ, तो यहाँ पे कहीं है आपका √3 और ये है 2 √2, तो ये पॉइंट ए आ गया से Z1, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है वही मॉडुलस ऑफ Z1 होता है। तो ये हमारा बन जाएगा रूट ऑफ, तो पूरा मॉडुलस निकालेंगे तो ये बनेगा a² प्लस b², तो ये बनेगा 8, तो ये √11 आ गया, यानी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 11 है। और रोटेशन हम इसका मान लेते हैं कुछ भी एंगल थीटा बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी tan थीटा आप जानते हैं, tan थीटा कितना होता है b/a होता है ना, आर्ग्यूमेंट जो होता है इसका b/a, यानी कि 2 √2/√3। जरूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी हमने लिख दिया कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई है क्वेश्चन में, 2 √2/√3, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, tan इनवर्स 2 √2/√3। यही तरीका होता है निकालने का, क्योंकि यहाँ से निकालते ना, याद करो। ये मान लीजिए a है, इन जनरल ये b है, तो tan थीटा b/a आएगा, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट यही आ जाएगा। तो इसे अब हम भूल जाते हैं, ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आ गया। अब आते हैं Z2 पे। तो Z2 में ये रिलेशंस आपको दो दे रखे, तो मॉडुलस ऑफ Z2 की तरफ से देखें तो Z1 का मॉडुलस अपॉन √3 बनेगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जो Z2 दिखाई दे रहा है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 में आपने π/6 ऐड करना है, ठीक है। तो π/6 यहाँ से ऐड करते हैं, और इसका जो लेंथ है ओरिजिन से Z2 का वो √3 टाइम्स कम है ना, तो यानी यहाँ पे कहीं Z2 आपका होगा पॉइंट बी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड √11/√3 है, दैट इज Z2 मॉडुलस मिल गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे से ट्रायंगल की बात की, और ये कहा भाई एक काम करो, इस ट्रायंगल में हमें ये बताओ कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, या इसका एरिया क्या होगा। तो ये तो पक्का है कि अगर हम Z2 का आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं तो यहीं से रियल एक्सिस देखेंगे कितना एंगल मूव करा। तो वो उसने कहा जी थीटा जो इसका Z1 का आर्गुमेंट है उसमें π/6 ऐड किया है, तो यानी ये जो एंगल मिलने वाला है इतना, ये हमारा π/6 है, ठीक है। और थीटा हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो Z2 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब कोई कहे कि हमें Z2 निकालना है, तो इसमें रोटेशन होता है वेक्टर्स के फॉर्म में, आपने पढ़ा होगा कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ ये थीटा π/6 की बात करें दो वेक्टर्स के बीच में, तो कुछ ऐसे निकाला करते थे कि Z2 - 0 इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन अपॉन Z1 - 0 इज इक्वल टू π/6। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/6 है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं Z2 - 0 अपॉन Z1 - 0 इज इक्वल टू इनका मॉडुलस और cos π/6 प्लस i sin π/6। यही तरीका होता है लिखने का। तो यहाँ से Z2 अपॉन Z1 इस मॉडुलस में अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। तो cos π/6 कितना मिल गया, √3/2 और प्लस i मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो Z2 की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 तो 1/√3 आ जाएगा।
और यहाँ सर हम इसको 2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 प्लस आई भी आ जाएगा, इधर से 2 बाहर ले लिया और Z1 उधर चला जाएगा Z1। तो Z1 की वैल्यू हमें गिवन ही है, वो हम लिख लेंगे। तो Z2 हमें पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज √3 प्लस आई, एंड Z1 क्या है हमारा √3 प्लस 2√2i। ये हमें Z2 मिलने वाला है, क्योंकि Z2 की जरूरत है। Z2 नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से Z1 Z2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2√2 को सेम रहने दिया। अब हमने कैलकुलेट करना है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो 3 और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो तो आई स्क्वायर की वजह से माइनस आ गया, -2√2 ये आ गया इसका रियल पार्ट, प्लस आई। अब एक आई वाला और एक बिना आई वाला, तो ये बन जाएगा 2√6, इससे इसको मल्टीप्लाई किया प्लस √3। ये इस तरीके से हमारा आई आई बाहर लिख लेते हैं, बाहर लिखा ही तो हुआ है ना। 2 और ये मिलेगा एक आई वाला, तो ये 2√6 और एक प्लस √3, ठीक है यही बनेगा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 आ गया। और क्योंकि हमें Z2 माइनस Z1 निकालना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस बता रही है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस होता है Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस। तो Z2 माइनस Z1 करेंगे तो ये 2√3 लिखा है ना, तो यहाँ पर आपका दिस 3 माइनस 2√2 प्लस आई और 2√6 प्लस √3 अपॉन क्या नजर आ रहा है 2√3, और माइनस Z1 करेंगे, Z1 कितना है, Z1 है √3 और प्लस 2√2i, 2√2i, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी ए और बी पॉइंट के बीच की। तो हम ये कहने में सक्षम होंगे कि वो डिस्टेंस कितनी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल या स्केलियन ट्रायंगल का हमें आइडिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो रियल पार्ट मिलेगा उसके अंदर क्या नजर आया, नीचे तो 2√3 आएगा, हम एलसीएम लेंगे तो ये तो आएगा 3 माइनस 2√2, क्लियर, 3 माइनस 2√2। हमने रियल रियल ले लिया था ना, Z2 ये निकला था। अच्छा अब हम सब कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस 2√2 तो इतना है ही, और इसको रियल रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 2 जा 6 आ जाएगा, -6 आने से -3 हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो इतना आ गया, और दिस माइनस दिस करेंगे तो आई के साथ आएगा 2√6 प्लस √3, तो यहाँ से आई की तरफ से आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की तरफ से माइनस का और मिलेगा, और ये मिल जाएगा 2 2 जा 4√6 है ना, 4√6, और अगर 4√6 आएगा तो माइनस का 2√6 बच जाएगा इंटू आई। ये हमारा नज़र आ गया इतना, है ना। तो बस ये हमारा अपॉन कितना नज़र आ रहा है, मैग्नीट्यूड के नीचे हम मॉडुलस 2√3, तो ये हमारा डिस्टेंस अब हमें मिल जाएगा, ठीक है। Z1 Z2 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ निकाल लेते हैं कितना बनता है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ऊपर तो मॉडुलस की तरफ से क्या है माइनस है तो प्लस ही बन जाएगा, इसका स्क्वायर करना है 2√2 स्क्वायर है ना, और प्लस ये आएगा -2√6 और प्लस √3 का स्क्वायर, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड तो 2√3 ही आएगा। ये हमारा डिस्टेंस Z1 Z2 बीच में आ रहा है, तो ये बनेगा हमारा 9 + 8 + 6 दूनी 12√2, और फिर ये बनेगा 6 चौक 24 प्लस 3 और माइनस ये बनेगा 4 2 4 √18, √18 का मतलब आएगा 4 और 3 में से 9 का 3 बाहर आ जाएगा एक, और यहाँ 2 बचेगा, 4 3 12√2 और ये 12√2 ये कट जाएंगे है ना। तो हमें क्या मिला, कुल मिला के हमें मिला यहाँ पे 24 और 3 27 और 9 और 8 17, तो ये हो गया 7 और 7 14, कैरी 1 44 है ना, √44 आ गया अपॉन √44 अपॉन 2√2 आ गया। तो √44 में 4 का तुम्हारा कितना कॉमन आ जाएगा 2, और √11 अपॉन 2√2 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 था शायद, हाँ √3 था है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √11 अपॉन √3 आ गया। लो जी, एक अच्छी बात ये आ गई कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट √11 अपॉन √3 है, तो आइसोसेलेस तो हो ही गया, और ये एंगल π/6 है ना, और ये वाला एंगल भी हमारा
पाई बाई 6 बन जाएगा क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट इक्वल एंगल ही आएंगे। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 30 और 30 60, तो 180 में से जब 60 जाएगा तो 120, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आ जाएगा ये वाला, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है ना। अच्छा, अब कोई कहने लगे सर अगर आपको एरिया ही चेक करना है, स्केलन भी खत्म हो गया, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल के देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम निकाल सकते हैं कैसे, हाफ बेस इन टू हाइट से, या फिर एक काम करो, एक फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, हाफ ए बी साइन एंगल बिटवीन देम। तो मेरे हिसाब से इन दोनों की लेंथ तो पता है, या ये लगा लो कोई बात नहीं। अब तो पूरा ट्राइंगल हमें नोन है ना, तो यहीं पे लिख लो दो साइड ये रही, या पहले भी निकाल सकते थे, आपको तो एंगल ही पता था। दो साइड ये वाली ले लीजिए, √11 इंटू √11/3 और साइन ऑफ π/6, है ना। तो यहाँ से भी 11/6 और ये बनेगा 1/2, है ना। 11√11/√3 था भाई, ये √11/√3 है ना, और ये √11, तो ये हमारा हो जाएगा ये 1/2, तो ये हाँ तो आ जाएगा 4√3, ये हमारा बनता है ना भाई। इसका 1/2 आएगा तो 4√3 इंटू 11, तो 11/4√3। तो ये भी ठीक नहीं बैठेगा, ये भी ठीक नहीं बैठेगा, स्केलिन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही करेक्ट होता है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा टफर साइड पे था, क्योंकि वैसे इस चीज़ को करना सभी को आता है। टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा है, इस तरीके से डिस्टेंस निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉब्लम है इसके अंदर देखिए, ऐसा तो लगता है कि हम इसके न्यूटन फॉर्मूला यूज़ कर लें, लेकिन इसके अंदर जो अल्फा बीटा की जो पावर्स होती हैं उनमें याद रखना कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर होते हैं। यहाँ 19 है, 19 18 है और फिर 17 होना चाहिए था, लेकिन ये 19 11 और 15 है, यानी इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। अल्फा बीटा अगर हम इसके अंदर निकालने लगे तो उसके अंदर मैंने इसको निकाल के देखा था, तो थोड़ा सा अजीब सा अल्फा बीटा निकलते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले देखो ये अच्छी बात है, रियल पार्ट और जो दिस एक्सप्रेशन निकालना है, जो दिस एक्सप्रेशन निकालना है, दोनों ही सेम है, इसलिए केवल हमें इसके ऊपर फोकस करना है कि क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर नोटिस करें तो अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11 अपॉन अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हम इतना तो कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है यहाँ पे 3/2, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा -2i/2, यानी कि हो जाएगा -i। अब हमने कहा भाई किस तरह से क्वेश्चन किया जाए, कि सबसे पहले ये देखो कि डिनोमिनेटर यहाँ से भागे, ये कैंसिल होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ से देखा कि भाई अल्फा बीटा ही आ गया। अब देखिए हम इसकी दूसरी फॉर्म निकालना चाह रहे हैं, बस अल्फा बीटा इसके रूट से नेचुरली इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा। जैसे कोई कहने लगे 2α² - 3α - 2i = 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मैं इसकी दूसरी फॉर्म देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली, वो होगी -i/α, उठा के यहाँ रख दी। इक्वेशन वही है, वही बनने वाली, कोई नया नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखी -i/α = 3/2। अब इसको देखने से थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर अल्फा की पावर 15 चाहिए, तो मैंने इन दोनों में से अल्फा की पावर 11 नहीं 15 ही कॉमन लिया, है ना। 15 जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 11 की अल्फा की पावर 4 बचेगा, और 15 कॉमन लिया है तो 1/अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। जब देखें 50 अंदर ले जाके 19 बन गया, 50 अंदर लेके 11 बन गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बीटा की पावर 15 कॉमन लिया डिनोमिनेटर देखते हुए इन दोनों में से, है ना। तो यहाँ पे बन गया बीटा की पावर 4 प्लस 1/बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। एक बात तय है, जो अल्फा के साथ होगा वही बीटा के साथ होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा रखो, अल्फा की जगह बीटा रखो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं अल्फा की जगह बीटा में इक्वेशन बनाऊँ तो यही बनेगी। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये बन जाएगा α², और स्क्वायरिंग करें तो i² तो माइनस आएगा 1/α², और फिर 2ab आएगा ना।
तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2i, अल्फा कट जाएगा, इक्वल टू 9/4। तो 1/this, तो अल्फा स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 1/अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/4 प्लस 2i, चलेगा। अब एक बार मैं स्क्वायर करूंगा तो अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4 मिल जाएगा, तो स्क्वायरिंग एक बार करा, और 2ab की तरफ से -2 आ गया यहाँ पे, और ये गया 81/16 -4, और प्लस आएगा, तो 2 इंटू 9/4 प्लस 2i, तो ये 4 से 4 कट गया तो 9i बच गया। अब देखिए इस -2 को मॉडल ले जाएंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4 हो जाएगा 81/16, और ये -2 बनेगा प्लस 9i बनेगा, तो ये बन जाएगा 16 दूनी 32, 81 माइनस 32, तो 11 में से 2 गए 9, और 7 में से 3 गए 4, तो 49। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 49/16 प्लस 9i। तो ये अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ गई। अच्छा, बीटा की पावर 4 प्लस 1/बीटा की पावर 4 की वैल्यू सेम ही होगी। रीजन, अगर मैं यहाँ से, आप खुद सोचो, वैसे तो इस सिमिट्री के आपस में अल्फा की जगह बीटा और बीटा की अल्फा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे पता पड़ता है कि मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी अगर नहीं क्लियर है तो जैसे आपने यहाँ बीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा कितना आ जाएगा, -i/बीटा, और यहाँ रख दीजिए अल्फा की वैल्यू -i/बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यू विल फाइंड दैट बीटा -i/बीटा इज इक्वल टू 3/2। बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है ना, तो स्क्वायरिंग करके ये सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही सेम है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 आ जाएगा, और ये पूरे में से कॉमन आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 49/16 प्लस 9i। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों में सेम था ये, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपको करना क्या है, तो सर ये एक्सप्रेशन दोनों आपके पास सेम ही थे, तो 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ होल दिस, रियल पार्ट कितना है 49/16, एंड मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस दैट इज 9। तो 16 से 16 कट गया, 9 में 81, 1 8, और 9 चौक 36, 36 और 8 हो जाएगा आपका 44। तो 441 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ था, एक बार अगर इस तरह से क्वेश्चन कर रखा है तो वहाँ पे क्या आ सकता है, आने वाले मतलब जो पेपर्स हैं उनके लिए बढ़िया क्वेश्चन बैठेगा। तो इसको करके जरूर जाना एक बार, अगर एक बार किया होगा तो वहाँ करना तो कंपैरेटिवली आसान ही हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखी है, और क्वाड्रेटिक में जो x² के जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है वो आयोटा में है, ठीक है। इस टाइप की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 11th में जब आते हैं स्टार्टिंग में तो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो रूट से तो इसके गिवन है ही, हमें वहाँ पे कंपेयर करके निकालना है, तो या तो इसके फैक्टर कर लो या सीधा आचार्य लगा लो, जैसा मन करे। फैक्टर तो हो ही रहे, यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू x² -3 -2i(x), इस तरह से हमने क्वेश्चन को लिख लिया, -2i -2, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये लास्ट है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2i -2 बनता है, और यहाँ पे ये समीशन की फॉर्म में नजर आना चाहिए, और ये माइनस का मिलता है क्योंकि इसके आगे माइनस साइन भी आ रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं x² माइनस। अब देखो यहाँ पे हमने इसको लिखा, सबसे पहले तो इसको इसी फॉर्म में लिख लो, 1 प्लस, और ये तुम्हारा 2 -2i, ये तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि हम 3 को 1 और 2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये देखो क्या हम ठीक चल रहे हैं यहाँ पे, जरा देखो यहाँ से 2 -2i, इसको भी लिख लो माइनस कॉमन लेके, इसमें ये प्लस बन जाएगा, तो 2 -2i हो गया। अब नोटिस करो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू दिस, ये मिलना चाहिए था माइनस का, तो माइनस का आ ही रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं, और इन दोनों का समीशन भी ये बन ही रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको x को, और ये 2 -2i हो गया x, और यहाँ पे प्लस 2 -2i, क्लियर। अब यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x -1, यहाँ से 2 -2i कॉमन लिया तो यहाँ से x -1 आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पे एक बार x इक्वल टू 1 रूट मिलने में, एक आएगा 2 -2i, तो दोनों रूट हमारे पास आ चुके हैं। एक रूट को हम लिख सकते हैं 1 + 0i, और एक रूट को हम लिख सकते हैं 2 -2i, तो ये तो हो गया x अल्फा प्लस i बीटा, उधर से देख रहे हैं, और ये
गामा प्लस आई डेल्टा, तो हमें अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा निकालना है। अल्फा 1 है, गामा 2 है और बीटा 0 है, डेल्टा -2 है। कोई बात नहीं, 2 वहाँ पर रिजल्ट आया था तो ऑप्शन नंबर इसका 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो टाइम लिमिट में किए जाने वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही हमें एकदम सर्कल की क्वेश्चन याद आनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा था z माइनस जेड नॉट इक्वल टू, अगर r लिखा है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू r लिखा है तो ये उसके साथ रीजन को इनसाइड, इसकी तरफ से इनसाइड रीजन आता है और इसकी तरफ से आउटसाइड का रीजन आता है, रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पे Z1 Z2 यहाँ पे इस वजह से दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेरिएबल है, दो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Z1 और यहाँ पे सेंटर हो गया 8 + 2i और इक्वल टू 1 पे हमारा सर्कल की बाउंड्री मिल जाएगी, और लेस देन पे इनसाइड वाला रीजन है। इसी तरह से Z2 जो दूसरा सर्कल है वो 2 - 6i, इसका सेंटर मिल जाएगा और रेडियस की 2 मिल जाएगी, और इनसाइड का रीजन भी क्योंकि लेस देन दिख रहा है। तो अगर हम आगे प्लेन पे इसको ड्रॉ करें तो जब देखते हैं बनता कहाँ है ये 8 + 2, तो 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पर है ना, और रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस इसकी 1 है, तो यानी यहाँ पे कहीं सर्कल बन रहा होगा रेडियस 1 का, इस तरीके से सेंटर रेडियस 1 है। उसके बाद दूसरा है 2 - 6, तो 2 और -6 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो 2 और -6 का सेंटर है और रेडियस की 2 है, तो रेडियस अगर 2 है और ये 2 - 6 है तो एग्जैक्टली इसको टच करता हुआ जा रहा होगा सर्कल, है ना। थोड़ा और आगे ले लेते हैं, इस तरह सर्कल बन रहा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 2 थी। अब इन्होंने कहा कि Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि Z1 - Z2 का मॉड का मतलब ये होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और Z1 Z2 इसके सेंटर, मतलब Z1 Z2 सर्कल पे लाई कर रहे होंगे और या इनसाइड लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ कहें कि Z1 को यहाँ पे लें बिल्कुल इसके नॉर्मल पे, है ना, यहाँ पे सेंटर दोनों को ज्वाइन करें, तो ये वाली डिस्टेंस जो आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर Z1 तो भाई सर्कल पे कहीं पे भी है, तो अगर Z1 को यहाँ लिया जाए और यहाँ पे Z2 को लिया जाए बिल्कुल के सेंटर्स के ज्वाइन करके लाइन पे, तो ये आपके Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस मिनिमम आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए सेंटर C1 और सेंटर C2 के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो C1 C2 जो डिस्टेंस मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये मिलने वाला है। तो ये तो हो गया 6 का मतलब 36 और 8 का मतलब 64, यानी 100, यानी कि 10 आ गया C1 C2, और ये रेडियस 1 थी और ये रेडियस कितनी थी 2 थी। अब यहाँ से अगर ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, Z1 Z2 सर्कल अप्लाई करते हैं तो Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस Z1 - Z2 का मॉड होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाए 1 इधर से हटा दो और 2 इधर से हटा दो, 3 हटा दो, तो 10 - 2 + 1 यानी कि 7 इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने ये Z2 ले लिया इत्तेफाक से तो डिस्टेंस देखो बढ़ता है, और यहाँ पे कहीं Z2 ले लिया, Z1 ले लिया, तो ये डिस्टेंस भी इससे बड़ा हो जाएगा। तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगा जब यहाँ पे सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे Z1 Z2 आपको मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पहले IIT पूछ चुका है, मतलब मेन IIT में क्वेश्चन आ चुका, जेईई मेन ने भी इसको पहले भी रिपीट कर रखा है, तो ये PYQ की तरफ से क्वेश्चन हो जाना चाहिए।